स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसेन न्यूज़। माहौल क्या है के माध्यम से यूसेन न्यूज़ की टीम चुनावी मिजाज को जानने की, समझने की कोशिश कर रही है। और इन दिनों वातावरण में हल्की सी सर्द जो है मजबूत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। तो हम विदर्भ की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें क्या कुछ मिजाज है उसको समझने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में भी हम करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के सिविल लाइंस में स्थित प्रेस क्लब में, और ये जो प्रेस क्लब का परिसर है वो हमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर इसी प्रेस क्लब में मौजूद हैं मेरे साथ में 3 वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब नागपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार मैत्र सर, मेरे साथ हैं महेश उपदेव सर, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ हैं रामू भागवत सर, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक लंबा अनुभव टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में सर का रहा है। तो सबसे पहले दादा आप ही से शुरू करते हैं, ये जो चुनाव है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब जब हम बात कर रहे हैं तो आज सुबह ही देवेंद्र फडणवीस की प्रचार रैली हुई है, वो भी बड़ी ज़ोरदार हुई है, और उसके बाद में प्रियंका गांधी की भी जो है वो प्रचार रैली हुई है। तो किस तरीके से विदर्भ का सिनेरियो दिखाई देता है? निश्चित रूप से क्या हुआ कि विदर्भ का ओवरऑल जो समीकरण जो भी बनेगा, चाहे वो कांग्रेस का या बीजेपी का, वही पावर तक लेके जाएगा। मतलब जिसका पल्ला भारी होगा, मुझे लगता है कि वो मुंबई में सत्ता काबिज करेगा। तो इसलिए विदर्भ का बहुत बड़ा एक रोल है, और मुझे लगता है कि इस रोल के कारण ही शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों मतलब बहुत टफ फाइट में भिड़े हुए हैं। मगर मुझे लगता है कि आज का जो स्थिति है, ये स्थिति में मुझे लगता है कि आज के डेट तक थोड़ा बीजेपी का पल्ला भारी है। और मुझे लगता है कि उनका जो भी नियोजन हुआ है, जिस तरीके से वो उनके नेता लोग तमाम जगह में प्रचार कर रहे हैं, और आरएसएस जिस तरीके से बहुत ही एक्टिवली जिस तरीके से इस बार काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को अकेले को ये 30 सीट तक ये लोग लेके जा पाएंगे। और जबकि कांग्रेस जिन्होंने इस बार बहुत कम सीटें लड़े हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को 20 तक जाना बहुत मुश्किल जाएगा, ऐसा स्थिति है। पूरा अगर महायुति का अगर आप बात करेंगे, आउट ऑफ 62 मुझे लगता है कि महायुति अगर ठीक ठाक से परफॉर्म करेगा तो ये 35 से लेकर 40 सीट तक आराम से जा पाएगा। मुझे लगता नहीं कि एमबीए ये 25 के ऊपर जा पाएंगे, 25 तक ही जा पाएंगे ऐसा लगता है। ये जो दोनों आप एनालिसिस बता रहे हैं, इसके पीछे के कारण आपको क्या लगता है कि क्या हो सकते हैं, क्या मेजर फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, मेजर फैक्टर ये है कि 2024 का जो इलेक्शन का जो ओवरऑल सिनेरियो था, लोगों में आक्रोश था, बहुत बड़ा पोलराइजेशन था, एंटी इनकम्बेंसी का तो आक्रोश था ही। और इलेक्शन इस तरीके से उस समय नैरेटिव का सेट हो गया था कि जैसा देश का संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता पे आ जाएगा, 400 सीट पार कर लेगा, तो हो सकता है कि घटना संविधान है वो बदल जाएगा और रिजर्वेशन स्क्रैप हो जाएगा। तो लोगों में ये नैरेटिव मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम में, दलित में ये काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रांगली भर गया था। और उसके परिणाम जो हुआ वो आप देखे होंगे कि बीजेपी का बहुत बड़ा मेजर सेटबैक मिला। वो सिचुएशन अभी नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है कि वो जो और ये नया कोई सेटअप नैरेटिव
ऑपोजिशन तैयार नहीं कर पाया जो लोकसभा में कर पाए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक राहत का बात होगा शायद बीजेपी और महायुति के लिए कि बहुत ही क्लेवरली या बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से ऑपोजिशन नैरेटिव सेट नहीं कर पाया, और शायद यही कारण है जो एक प्रोएक्टिव रहता है, जिनको मान लीजिए कि सत्ता में रहने वाले लोगों के खिलाफ जो गुस्सा रहता है वो बहुत प्रोएक्टिवली काम नहीं करते, वो न्यूट्रलाइज कर पाए हैं महायुति, ऐसा लगता है। और शायद यही कारण होगा कि 2019 के इलेक्शन में जितना टैली बीजेपी कर पाए थे वो शायद मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को दादा कह रहे हैं कि महायुति का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, आपका अंदाज क्या कहता है, क्या होगा? महायुती आणि महाविकास सामने आ जाएंगे तो महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये अटीतटीची लढत आहे. कारण या निवडणुकीमध्ये स्थानिक मुद्देच दिसत नाही आहे. जे मतदारांना प्रभावित करणारे मुद्दे आहे ते मुद्दे दोन्ही पार्ट्यांनी सोडून दिलेले आहे. धर्माच्या आधारावर हे निवडणूक चालू आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडी आणि मतदारांना दोन्ही पार्ट्या जेवढं बाहेर काढेल त्याचा फायदा दोन्ही पक्षाला होऊ शकतो. तो मतदारों को जो आगे करेगा, और एक्टिवली भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा फोकस करती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े. लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत कोशिश की पर उसमें सफलता नहीं मिली. तो आपको लगता है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाली बात हो सकती है? इस वक्त उन्होंने आरएसएस वालों को बूथ प्रमुख करके भेजा है. वहाँ पे 2 जन बूथ पे बैठने वाले, जितने मतदार बाहर निकलेंगे उतना फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन आखिर क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है. रामू सर, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति जो है वो रह सकती है विदर्भ में? देखो, इस बार जो चुनाव है उसमें इतनी एक तरीके से घमासान जो बोलते हैं आप, बहुत ही टफ फाइट्स है सब जगह. कहीं आप बाप बेटी से लड़ रहा है, कहीं भाई भाई से लड़ रहा है, और हर पार्टी ने ऐसा लगता है कि अपनी नैतिकता छोड़ दी है, जो आइडियोलॉजी रहती है उसका त्याग कर दिया है. तो ये जो इलेक्शन है एक विचित्र और बहुत ही अलग तरीका है चित्र. अभी दोनों पार्टियों ने ये जो दो मेन कॉम्बिनेशन है कांग्रेस के साथ, जो दो पार्टी एनसीपी और शिवसेना है, और इधर बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी के, ये दो फैक्शंस जो हैं, दो कॉम्बिनेशंस, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया. अगर वहाँ पे मोदी जी कर रहे हैं एक जगह जो कैंपेन, तो उन्होंने बराबर काउंटर करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लगा दिया, खरगे जी लगे. तो ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन तो दोनों तरफ से बड़ी जोरदार पार्टियों ने ताकत तो सारी लगाई है. अब बसता है ये है कि वोटिंग कैसा होगा, कौन कितना परसेंटेज होगा, इस पर अभी एक पूरा निर्भर है. बस 2 दिन में वोटिंग है, तो अब लग ये रहा है कि वैसा तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका क्या होगा, पर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो पिछले अभी जो कॉम्बिनेशन, जो रूलिंग कॉम्बिनेशन है, उनके पास 200 से अधिक सीट ऑलरेडी है, यानी जो सिटिंग एमएलए. तो 200 में से अगर वो 50-60 भी हार जाएं तो 140 लगता है वो लोग आराम से जीत पाएंगे. ये एक तरीके का एक ओवरऑल ऐसा लग रहा है. पर ये फिर जो जिस तरीके से कैंपेन हुआ है, बहुत ही सब ने जोर लगा दिया है, तो इसका क्या असर होता है, पोलराइजेशन होता है या नहीं होता है. एक जगह बीजेपी ने पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और जो कांग्रेस और ये एमबीए वाले सिर्फ संविधान को लेके खड़े हैं. तो अभी किस तरीके से वो वोटर्स को कर. इसके अलावा सबसे बड़ा इस बार जब पहली बार देखने मिल रहा है कि जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, ये रेवड़ियाँ की लड़ाई हो गई है. तो अगर वो बीजेपी वाले 1500 से अट्रैक्ट कर पाते हैं वोटर्स को, कि कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं 3000 देंगे महिलाओं को, किस तरफ होता है आखिर में झुकाव वोटर्स का, वो अब देखने वाली बात होगी. तो ये एक तरीके से इस समय तो वैसा तो कुछ भी होने में, तो इलेक्शन में आप सही तरीके से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, पर लगता है इस बड़ा क्लोज भी हो सकता है. कहीं दोनों को करीब 120-130 भी मिल जाए तो भी बड़ा मुश्किल एक सामना होगा. फिर वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू होगी, इंडिपेंडेंस को कौन को खींच पाता है उस पर हो जाएगा. दादा, नागपुर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, महायुति की तरफ से हो, या महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो, या कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेशन इलेक्शन में नागपुर और विदर्भ रीजन पे इस बार फोकस करके किया जा रहा है, वैसा शायद पहले दिखाई नहीं दिया. पहले होता भी हो, लेकिन अब उसको प्रचारित प्रसारित बहुत ज़्यादा किया जा रहा है.
तो ये किस किस स्ट्रेटजी से जो है पार्टियां चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, और नागपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है सबके लिए? नागपुर एक तो ये संघ भूमि है और दूसरा ये बाबा साहब आम्बेडकर का दीक्षा भूमि भी है। तो डेफिनेटली दो विचारधारा का ये संगम है। तो शायद ये भी एक कारण होगा कि नागपुर बहुत सिग्निफिकेंट है सभी के लिए। इस बार नागपुर को बहुत सरप्राइजिंग करेगा सबको, ऐसा लगता है मेरे को। अभी महेश जो बोल रहे थे कि आरएसएस ने सभी बूथ में अपना एक आदमी रखने का जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो अगर वोट परसेंटेज ये लोग बढ़ा पाए, मान लीजिए कि अगर 5% भी वोट परसेंट बढ़ता है, जो ट्रेडिशनल जो लोग वोट करते नहीं थे, जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास है, ये तो बीजेपी का वोटर्स है। तो मुझे लगता है बहुत सरप्राइजिंग दिखाई देगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी जो पोलराइजेशन इस बार एकदम 11th आवर में जो हो रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उलेमा ने फतवा जारी किया है, तो मुझे लगता है कि ये ध्रुवीकरण हो गया है। और उस ध्रुवीकरण के में अगर मतलब जी आरएसएस जिस तरीके से काम कर रहे हैं या मुस्लिम धर्मगुरु जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रोसेस में निश्चित रूप से एक सरप्राइजिंग सबको दिखाई देगा। आप अगर ये मान लेते हैं कि विदर्भ में अगर करीब मुझे लगता है कि 8 से लेकर 10% मुस्लिम है, तो उसमें से अगर मान लीजिए कि क्योंकि मुस्लिम का जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो हम देख चुके हैं, वो उससे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो वोट का ट्रेंड के साथ अगर बीजेपी ने अपने आरएसएस के आकाओं के मदद से अगर उनका वोट बैंक बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एडवांटेज ये बीजेपी का है। और ये ध्रुवीकरण जो हुआ है 11th आवर में, मुझे लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा कि ऐसे समय पे अगर धर्मगुरु अगर अपना उस तरीके से फतवा जारी नहीं करते थे, मुझे लगता है कि एमबीए के लिए एक बेटर सिचुएशन होता था। मुझे लगता है इंटर स्टेट में इवन जो कोर उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है या एक्टिविस्ट है, वो लोग भी उसको ठीक से नहीं लिया। जिस तरीके से ये शब्द यूज़ किया गया है कि वोट जिहाद, तो मुझे लगता है कि ये शायद ये महाविकास आघाड़ी के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बार के इलेक्शन का रिजल्ट सरप्राइजिंग रहेगा। क्या तो फिर आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, क्या इस तरीके से भी एनालिसिस हो सकता है क्या कि जो कुछ दिन पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए उसमें संविधान का नैरेटिव जिस तरीके से तैयार हुआ और अब जिस तरीके से इलेक्शन से ठीक पहले ये वोट जिहाद का मुद्दा आया है, तो इसका फ़ायदा जो है वो महायुति को होगा और उस समय संविधान का जो नैरेटिव था उसका सीधा फ़ायदा एमबीए या कांग्रेस को हुआ था? राइट, नहीं, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो ये उत्तर महाराष्ट्र का सीट को लेके ये जो देवेंद्र फडणवीस का जो एक स्टेटमेंट था कि इन्होंने वोट मालेगांव की इशू पर जो वोट जिहाद किया उसको आपने इंडोर्स कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्लंडर हुआ। ये चीज़ अगर नहीं करते थे, ये चीज़ नहीं आता था, ये बेसिकली महाविकास आघाड़ी के लिए ये बहुत शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली अपोजिशन के जो महाविकास आघाड़ी के जो अपोजिशन है, जो महायुति है, उनके हाथ में आप थमा दिए एक पोलराइजेशन। मुझे लगता है कि ये थोड़ा नेगेटिविटी में जाएगा, क्योंकि इसको मुझे लगता है कि इवन जो मैं लोगों से बात किया उसका आधार पर ही कह रहा हूँ, जो जेन्यून शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो वोट जिहाद की शब्द यूज़ किया गया है एक उलमा के थ्रू से, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका परिणाम इलेक्शन में आएगा। इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का इलेक्शन रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग होगा। और मुझे लगता है कि वो उसके बाद आरएसएस और मोर एक्टिव हुआ प्रचार में, और
जो उनका बूथ मैनेजमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये एक न्यू डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट डेफिनेटली एडवांटेज महायुति है। जो ध्रुवीकरण हुआ है और वोट जहाद का जो मुद्दा आया है उसका सीधा फायदा महायुति को होगा, ऐसा दादा का मानना है। आप इस पर क्या सोचते हैं, या अब भी कुछ इसको जो है एमवीए इस मुद्दे को संभाल पा रही है, आपको ऐसा लगता है? महायुति ने जो प्रयोग किया है, महाविकास आघाड़ी में अभी प्रियंका गांधी, बड़े बड़े नेता मैदान में उतरा है, उसका भी फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को हो सकता है, क्योंकि दोनों का अपने अपने होल्डर्स पक्के कर रहे हैं। महायुति के होल्डर पक्के, महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम, डीएमके फैक्टर चलने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपक्ष, जितने अपक्ष चुन के आएंगे उतना फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को। रामू सर, ये डीएमके वाला जो फैक्टर है, हर चुनाव में इसकी चर्चा होती है और ख़ास तौर से नागपुर में भी बड़ी चर्चा होती है, दलित, मुस्लिम और कुनबी। इस फैक्टर के बारे में बताइए, और राजनीतिक तौर पर ये कितना मतलब सशक्त एक तरीके से मजबूत फैक्टर है जिसको लेके इतना ज़्यादा फोकस होता है और राजनीतिक दल इसको साधने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं? देखिए 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें ये डीएम का फैक्टर काफ़ी एमवीए के काम आया, यानी काफ़ी उसका असर हुआ है। तो ये एक हमेशा कोशिश रहती है कांग्रेस की, तो बरसों से ही हमेशा कि भाई ये अगर दलित और मुस्लिम साथ में रहें तो उनका हमेशा काम हो जाता था। उसमें से अभी एक कास्ट को भी, जैसे कुनबी इसको साथ में लिए हैं, तो ये वाला हमेशा फैक्टर रहता है। तो अब उसका भी तोड़ इनके दूसरों के पास रहता है। वो लोग बाकी जो है, जैसे मराठा और ये ओबीसी की लड़ाई है, तो इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा बीजेपी को, जब ओबीसी को सारे साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो इसके अलावा जो जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि ये आरएसएस का जो रोल होगा इस बार, ये सब होने के वजह जिस तरीके से कोशिश वो लोग अगर एमबीए वाले कर रहे हैं कि कुछ संप्रदायों को, कुछ रिलीजन्स को साथ में लेने का, तो उसका बराबर उल्टा ये आरएसएस वाले भी कर रहे हैं। अब अगर देखें तो छोटा एक वोटर स्लिप जैसा मिला है आज, उसमें उन्होंने क्लियर वर्ड यूज़ किया है, हालांकि लिखा नहीं किसने दिया है ये, पर ये हमारे घर में पहुंचा है। तो राष्ट्रहित और धर्महित में 100% मतदान ऐसा कह रहे हैं। तो ये लोग अभी बीजेपी हो या कुछ हो, जो महायुति वाले, और भाषा है ये तो सीधे तौर से संघ की भाषा है, तो वो पूरे यानी एक्टिव हैं। तो इस है ना, तो अगर ये लोग कुछ कोशिश करें तो ये भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश हो रहे हैं। अगर रोड शो प्रियंका का हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने भी कंगना राउत को लाया, जो उसके लिए भी लोग आए हैं। तो ये दोनों तरीके से बैलेंस हो रहा है कैंपेन वगैरह। तो अब बस लोगों का क्या इस बात में क्या भा रहा है, लोग किस तरीके से झुकेंगे, अब तो ये इलेक्शन के वोटिंग में ही पता चलेगा 23 तक। डीएमके वाला जो फैक्टर है दादा, वो उस पर बड़ी चर्चा होती है, और कुनबी समाज का जो एस्पेक्ट है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदर्भ में बहुत सीटों पर सीधे तौर से प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहा है। और सीटों के में जिस तरीके से उम्मीदवार हम देखते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि कांग्रेस ने बड़ा इसको साधने की कोशिश की है और बहुत सारे कुनबी उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं। तो ये एस्पेक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, और कुनबी किस पलड़े पे जाएगा? क्या ऐसा भी कोई परसेप्शन क्रिएट हो सकता है या उस पर बात हो सकती है? देखिए ये डीएमके फैक्टर जो है, आप 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 2024 के इलेक्शन में जो नैरेटिव सेट हुआ था कि जैसा ओबीसी का रिजर्वेशन, दलित का रिजर्वेशन ये खतरे में है, संविधान बदल रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस में ये माइनॉरिटी और दलितों का और ओबीसी को डराया गया ये तो फैक्ट है। तो वो प्रोसेस से ये लोग बीजेपी से तो दूर रहा, मगर इस बार कैसा बहुत एक्टिवली ये लोग प्रचार में जुड़े रहे। मगर इस बार के इलेक्शन में आप देखेंगे कि जैसा उस समय आप देखेंगे कि जो दलितों का जो आइडियोलॉग्स थे, मैं पर्टिकुलर नाम लेना चाहूँगा कि जैसा ईजेड खोबरागड़े और काफ़ी लोग हैं, इन्होंने एक्टिवली काम किए 2024 के लोकसभा में। या ओबीसी का मान लीजिए कि बबन राव तायवाड़े, ये लोग एक्टिवली काम किए कि भाई यार देखो खतरे में है। मगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली ये इलेक्शन में दे आर मिसिंग। ये आपको बबन राव तायवाड़े कहीं भी कोई भी सभा में आपको दिखाई नहीं दिया, ठीक है।
और इज्जत को बराबरी कहीं भी दिखाई नहीं दिया, या उनके जैसे जो आइडियोलॉग्स है। तो मुझे लगता है कि ये महायुति के जो लोग हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से ऐसे जो एक ओपिनियन मेकर्स है दलितों में या ओबीसी में, उनको डिफ्यूज़ करने में सक्सेस हुआ, उनको प्रोएक्टिव रहने में वो प्रिवेंट किया। तो ये एक मतलब अपने तरफ में उन्होंने ये चीज़ को मतलब ओवरऑल एंगर को डिफ्यूज़ कर दिया। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू आप देखेंगे, आप नागपुर का ले लीजिए, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 12 सीट से 12 सीट में से 6 सीट आपके कांग्रेस को 8 सीट मिला, यूटी के जो भी कंपल्शन है, और 4 सीट वो उनको अलायंस को देना पड़ा, 3 सीट देना पड़ा एनसीपी को, 1 सीट उबाटा को। तो ये प्रोसेस में ऐसा हुआ कि 8 सीट वो लोग लड़ रहे कांग्रेस, तो 2 सीट तो रिजर्व में चले गए, आपका उमरेड चले गए एक, और 1 सीट नागपुर नॉर्थ, तो बचा आपका 6 सीट। 6 के 6 सीट उनको लगा कि ये जो 2024 में जो उनका जो एक लगा कुनबी हमारे साथ है, 6 के 6 सीट उन्होंने कुनबियों को दिया। आप अगर सबका देखेंगे, सब सीट कुनबियों को दिया उन्होंने, चाहे वो गिरीश पांडव हो, अनुजा केदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका विकास ठाकरे हो या चाहे प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल हो, सब कुनबियों को बांट दिया। तो ये दूसरे जो कम्युनिटी है, दूसरे जो ओबीसीज है, ओबीसी सिर्फ कुनबी को लेके नहीं है। और अगर देखेंगे विदर्भ का कुनबी देखेंगे, ये बेसिकली मराठा जैसा ही है, बहुत इन्फ्लुएंशियल, पैसे वाले, और ये सामाजिक और आर्थिक तौर पे बहुत आगे वाला ओबीसी में है। तो बाकी जो माइक्रो ओबीसीज है, जैसा आपके तेली है, सुतार है, आपके माड़ी है, ये जो कुनबी है, इनको टोटली डिप्राइव किया गया इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से। तो ये भी क्लेवरली एनकरेज किया है महायुति ने। तो उन्होंने तेली को सीट दिया, इलेक्शन में उनको खड़ा किया। अतुल साबे माड़ी है, वो उसको मराठवाड़ा से खड़ा किया बीजेपी ने। तो उन्होंने क्या किया, क्लेवरली माड़ी को, सुतार को, तेली को टिकट दिया। तो माइक्रो ओबीसी ये प्रोसेस में, जैसा आपने बताया कि डीएम का फैक्टर एक है, तो उन्होंने माइक्रो ओबीसी को भी यूनाइटेड किया अपने फेवर में। तो ये भी एक मुझे लगता है कि महायुति के लिए एडवांटेज है, क्योंकि आप एक भी तेली को नहीं दिए। तेली बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है इस एरिया में, माड़ी बहुत साइजेबल पॉपुलेशन नहीं दिया आपने, तो उसका एडवांटेज महायुति ने लिया है। तो मुझे लगता है कि ये साइड भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने कुनबी को टिकट नहीं दिए हैं, उनका मोहन मथे कुनबी है, उनका सुधाकर कोहड़े ये कुनबी है, उन्होंने कुनबी को दिया, मगर उन्होंने माइक्रो ओबीसी को भी बहुत बढ़िया ढंग से केयर किया, उनको भी टिकट दिया और उनको भी प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि इसका भी एडवांटेज महायुति के कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो जातिगत जो समीकरण है या जातिगत जो राजनीति है, जाति आधारित राजनीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने साधने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और एक सवाल आपसे ऐसा है कि ओबीसी जो है वर्ग 2019 में जिस तरीके से पॉलिटिकल परसेप्शन और बाकी सारी चीज़ें बनी, उसके बाद से और जो भी कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर, उसमें ये कहा गया है कि भाजपा ओबीसी नेताओं के साथ में अन्याय कर रही है, उन्हें साइड लाइन कर रही है। जो नई लीडरशिप आ रही है उस लीडरशिप में ओबीसी नेताएं जो हैं वो उनको साइड ट्रैक किया जा रहा है। तो अब आपको लगता है कि 2024 आते आते जो परिदृश्य जो आपने समझा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी फिर एक बार पूरा सम्मान देने का, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का एक सारी पहल भाजपा की ओर से की गई है और वो दिखाई देती है और इसका फ़ायदा होगा? ये देखिए, ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन ऑपोजिशन ने क्रिएट किया, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि उनका जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कौन लोग थे। 19 में जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले की टिकट काटी गई, वो एक बड़ा मुद्दा बना। उसको काट के किसको दिया ये भी देखिए ना, वो तेली को दिया ना। वहाँ जो ये था सावर, एक चंद सावर का तेली है, यानी बावनकुले को काट के कोई वहाँ कुर्मी को नहीं दिया या ब्राह्मण को नहीं दिया, एक तेली को काट के दूसरा तेली को दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस तरीके से इग्नोर किया। तो ये एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन में उस समय ऑपोजिशन सक्सेस हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि इवन उनका मंत्रिमंडल देखिए, इवन उनका प्राइम मिनिस्टर खुद एक तेली समाज के, ओबीसी समाज के हैं। तो ये
परसेप्शन है, परसेप्शन में कई लोग उसको वो चीज़ को मान लेते हैं, वो नैरेटिव को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी जो है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा उनका सीट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उस कॉम्बिनेशन में उन्होंने माइक्रो ओबीसी को भयंकर बढ़ावा दिया। इवन अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में भयंकर तरीके से उन्होंने बहुत बड़े प्रमाण में मराठा को टिकट दी इस बार। तो मुझे लगता है कि मराठा यहाँ कुन्मी को भी दिया और माइक्रो ओबीसी को जिस तरीके से उन्होंने इंक्लूड किया, तो मुझे लगता नहीं कि वो डीएम के फैक्टर इस बार बहुत इफेक्ट करेगा। मुझे और एक चीज़ बोलना था कि ये पूरा प्रोसेस में जो अन्याय एक हुआ है, वो अन्याय ऐसा है कि इस पूरा प्रोसेस में महिलाओं को जो जिस तरीके से भागीदारी देना चाहिए, आप देखिए ना, पूरा 12 सीट में एक भी महिला नहीं है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने एक महिला, कांग्रेस ने एक महिला को दिया, बीजेपी एक भी महिला को नहीं दिया। तो पूरा प्रोसेस में ये जो जातिगत समीकरण में सबसे डिप्राइव जो हो रहा है वो है महिला। तो पूरा 12 सीट में से एक भी महिला को नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत एक ट्रेजेडी है, ये पूरा प्रोसेस का, ये जातिगत राजनीति का। मुझे लगता है कि महिलाओं को ठीक से प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और बीजेपी बार बार ये कहते रहे कि हम तो, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल भी पास किया कि भाई हम वो 30% का इशू पर, मगर उन्होंने ये रियलिटी में क्यों नहीं लाया? तो मुझे लगता है कि ये भी गलत चीज़ है, ये गलत हुआ है। आप लड़की बहन की बात करते हो मगर उनको आप रिप्रेजेंटेशन देते नहीं हो। धन्यवाद सर, आप सबों का हमने एक अच्छी चर्चा की और ये हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम के बाद में ही चीज़ें समझ में आएगी कि क्या कुछ होगा। तो प्रदीप सर, महेश सर और रामू सर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर बैठेंगे और फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे और हम खुद भी समझेंगे कि जो राजनीति चल रही है उसके पीछे की राजनीति क्या है और किस तरीके से चुनाव परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार जूलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे। आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी,
अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।